আচ্ছা রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে? हेलो। ओके सर। अच्छा सर, चलो स्टार्ट करते हैं आज का जीएसटी क्लास। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आवाज़ आप लोगों तक नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे माइक्रोफोन के थ्रू से किसी का आवाज़ नहीं मिल रहा है। तो मे बी मैं बार-बार पूछूँगा। ओके, सो प्लीज़ रिस्पॉन्स। ओके, ऐसे आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स कम करते हो। अच्छा चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लिया। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज़ टेल मी सर। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. না? দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, স্যার। ओके Yes, sir. सर, ठीक আছে सर। थोड़ा पूछूँगा सर, क्योंकि कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो रहा है मेरे तरफ से। आप लोग सुन पा रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों तक मेरा आवाज़ नहीं जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि ये जो टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है? जीएसटी के अंदर हम लोग ना देखते-देखते बहुत सारा टॉपिक कवर अप कर लिए सब लाइव क्लास में। और ये वाला टॉपिक मैंने ऑफलाइन में स्टार्ट किया था, और इसके ऊपर ऑफलाइन में भी मैंने 2 क्लास किया सर। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी हुआ और ओवरव्यू क्लास हुआ था। लेकिन सर ओवरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर इज नॉट इनफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है, वन ऑफ द बिग टॉपिक। माने मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स या जीएसटी में जो लोग काम करते हैं ना, रिटर्न फाइलिंग का काम करना या जीएसटी प्रैक्टिस करना, माने लोगों का जीएसटी फाइलिंग करना, ठीक है? इसमें ये टॉपिक जो है ना, ये इनपुट क्रेडिट जो टॉपिक है, ये सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब जीएसटी में डिस्कशन होता है तो ज़्यादा डिस्कशन इसी के मैटर में होता है। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसके ऊपर ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हुआ था। मैं आशा करता हूँ जो लोग ऑफलाइन अवेल किए थे उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बट उसका ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, आप लोगों को मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज करा रहा हूँ आपको, आप लोग करो। इसी क्लास के साथ-साथ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी इनपुट क्रेडिट के बारे में ना सेक्शन वाइज़ मैं थोड़ा बात करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि देयर आर सर्टेन वाइटल सेक्शंस जो मैं ऑफलाइन में डिस्कस नहीं किया। मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर और ओवरव्यू पे बात किया, बट सेक्शन वाइज़ डिस्कशन मैंने यहाँ पर नहीं किया था। तो ये जो इनपुट क्रेडिट है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जब परचेज़ करते हो, ठीक है? एक बिज़नेसमैन माने एक बायर, ठीक है? बायर या फिर हम उसको बोल सकते हैं सप्लायर, ठीक है? बायर या फिर बायर माने सॉरी बायर इज़ रिसिपिएंट, ठीक है? और एक होता है सर सेलर, सेलर माने सप्लायर। तो क्या होता है ना, जो सेलर होता है ना वो पहले एक्चुअली बायर होता है। तो जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो परचेज़ करने के टाइम पे आप ना टैक्स क्या करते हो? पे करते हो, है ना सर? जिसे हम लोग परचेज़ टैक्स कहते हैं या इनपुट टैक्स कहते हैं। परचेज़ टैक्स आल्सो नोन एज़ इनपुट टैक्स। परचेज़ माने इनपुट, ओके? और सेल माने आउटपुट। परचेज़ माने इनपुट, सेल माने आउटपुट। तो क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल रेज़ कर रहा हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है ₹1000, प्रोडक्ट प्राइस 1000, जिस पे मानो गवर्नमेंट का जीएसटी रेट है 18%, तो आपका जीएसटी बन जाता है 180। तो ₹1000 का प्रोडक्ट है, उसमें 18% जीएसटी लगा के कुल मिला के प्रोडक्ट के लिए 1180 बायर माने जब आप बायर बन रहे हो तब आप उसके लिए पे कर रहे हो। अब इस आउट ऑफ दिस 1180, 180 गोज़ टू गवर्नमेंट, 180 बिलॉन्ग्स टू गवर्नमेंट, ओके? बिकॉज़ ये 180 क्या है सर, ये जीएसटी है जो एक्चुअली गवर्नमेंट का है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा मिले या सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले। सीजीएसटी, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट सर? दिस 180 बिलॉन्ग्स टू गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर ना एक क्रेडिट कॉन्सेप्ट चलता है। अब ये क्रेडिट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने बेसिक्स ऑफ जीएसटी एज़ वेल एज़ ऑफलाइन क्लास में भी काफ़ी डिटेल्स में बात किया था।
कि आप 1000 टका में प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसमें 18% जीएसटी देते हो, तो 180 रुपीज सरकार का होता है। लेकिन यही प्रोडक्ट आप जब अपने दुकान में लेके आते हो, व्हेन यू परचेज दिस प्रोडक्ट फॉर सेल, बिकॉज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करने के लिए तो जीएसटी में आना है ना सर। तो आप 1000 का प्रोडक्ट बाई करके जब इसी प्रोडक्ट में 200 टका ऐड करते हो सेल के लिए, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाते हो, 200 इज योर प्रॉफिट एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन। अब 1000 का प्रोडक्ट 200 ऐड करके, लेकिन प्रोडक्ट जीएसटी अभी भी 18% है, तो कुल मिला के आप अगर इसका हिसाब लगाओगे तो 1200 का 18% कितना हो जाएगा सर? 216, है ना सर। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब आप सेल कर रहे हो एज ए सेलर, तो गवर्नमेंट आपको कहता है, सेलर माने सप्लायर, सप्लायर को गवर्नमेंट कहता है कि भाई मेरे को 216 रुपया पेमेंट करो। 216 भी सरकार का ही अधिकार है, ठीक है। ये 216 गवर्नमेंट को पे करना चाहिए जीएसटी रिटर्न के थ्रू से या जीएसटी फाइलिंग के थ्रू से। 216 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। 1200 का प्रोडक्ट सेल करके 216 का गवर्नमेंट का बनता है। लेकिन इसमें ना, ताकि किसी एक के ऊपर बर्डन ज्यादा ना हो, गवर्नमेंट क्या करता है, इनपुट क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनना, आप लोग पहले भी सुने हो, बार बार बोल रहा हूं। 216 में से सप्लायर बोलेगा कि भाई मैं आपको 216 पे नहीं करूंगा, ठीक है, वो बोलेगा वेट गवर्नमेंट वेट, ओके, रुको सरकार। ये बहुत ही बार बार क्लास में बोलता हूँ, रुको सरकार। माने क्या है सर, 216 तो गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन आप एज ए परचेजर जब आप प्रोडक्ट को परचेज किए थे, तब आपने 180 पेमेंट किए थे एज ए टैक्स, और ये 180 आपके पास क्रेडिट है। क्या है सर? क्रेडिट है, ये आपके पास क्रेडिट है। तो गवर्नमेंट बोलेगा 216 दो, आप बोलोगे कि थे 216 नहीं, 180 माइनस करके दूंगा, बिकॉज 180 मैंने परचेज के टाइम पे दिया था, तो सेल के टाइम पे मेरा लाइबिलिटी 216 बनता है। 216 में से 180 माइनस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के घर में इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर बेस करके आपको पेमेंट करना है सर 36 रुपीज ऑनली। सर बोलो, याद आ रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, याद आ रहा है, मैंने रिमेंबर इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये पहले डिस्कशन हुआ है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम डिस्कशन। ये मैंने ऑफलाइन में भी डिस्कस किया, और दूसरे चैप्टर्स में भी, जब मैंने आईटीसी नहीं पढ़ा रहा था, से फॉर एग्जांपल मैं बेसिक पढ़ाया या फिर वैल्यू पढ़ाया, तब भी मैं बार बार आईटीसी के बारे में बात करता था कि मोने पढ़ছে সবাইকে। हेलो। यस सर। हाँ सर, वो एक बंगाली गाना याद आ गया, उसमें बोलते कि তোমাকে আমার মনে পড়েছে। ठीक है, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि क्या आप लोगों को आईटीसी মনে পড়েছে? चलो, आईटीसी মনে পড়েছে, थैंक यू सर। ठीक है, তোমাকে আমার মনে পড়েছে माने आईटीसी, তোমাকে माने कौन सर? তোমাকে माने आईटीसी। सर मेरा गाने को ना अब गलत तरीके से मत लेना, दिस इज फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस ओनली, ठीक है, डोंट टेक इट इन एनी अदर वेज। ओके, अच्छा, तो फिलहाल मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूँ सर, आज मैं आपके साथ मेनली डिस्कस करूंगा ये जो आईटीसी क्लेम करने का सेक्शन वाइज एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, दिस इज द प्रोविजन बेसिकली। मैं आपके साथ प्रोविजन डिस्कस करूंगा एंड केस स्टडीज डिस्कस करूंगा। तो बहुत जरूरी है सर, बिकॉज आप लोगों का एग्जाम जो है ना, उसमें आपको केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछता है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा। जीएसटी एक लॉ बेस्ड पेपर है, तो प्रैक्टिकल अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन दे ऑल्सो चैलेंज यू, दे ऑल्सो आस्क यू प्रोविजन रिलेटेड मैटर्स एज वेल एज केस स्टडीज रिलेटेड मैटर। सो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको प्रोविजन या केस स्टडीज रिलेटेड मैटर को डिस्कस करूं, ठीक है। तो इसी के बारे में, एक तो आईटीसी क्लेम करने का एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है। देयर आर सर्टेन क्रेडिट जो गवर्नमेंट पहले से ना ब्लॉक करके रखा है। क्या करके रखा है सर? ब्लॉक करके रखा है, इसे ब्लॉक्ड क्रेडिट कहते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एंड ये जो हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आईटीसी कैसे यूटिलाइज होता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका था।
आईटीसी यूटिलाइज कैसे करना होता है इसके बारे में मेरा आपके साथ पहले ही डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। यही इसी वाला कहाँ किया सर? ऑफलाइन में किया मैंने। इसी के बारे में मैंने डिस्कस किया कि आखिर आईटीसी का यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ওকে, আমি আশা করছি সবাই বুঝতে পারছে বা সবাইকে মনে পড়ছে, ঠিক আছে, যারা যারা ক্লাस করেছে। আর যারা ক্লাस করেনি, डोंट वरी सर, बैकअप अवेलेबल है, जब भी बोलोगे शेयर कर लूंगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर लूंगा सर, क्योंकि जरूरत तो कभी भी पड़ सकता है आप लोगों को, एग्जाम भी आ जाएगा देखते देखते। अच्छा, किसी किसी का ऑलरेडी एग्जाम आ भी गया है ना सर। अब बात यह है कि एक एक करके बात करेंगे, हड़बड़ करके प्रोविजंस नहीं पढ़ा जा सकता, है ना। मैं ज्यादा मैंने क्या बोलते हैं ना, मैंने इतना फास्ट फॉरवर्ड हो जाने से आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं प्रोविजंस को पहले डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आंसर मैंने केस स्टडीज रिलेटेड मैटर में जाऊंगा। सो पेशेंसफुली सुनना पड़ेगा सर। दीपायन, प्रिया एंड कोनिका, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? बोलो। Yes, sir. ओके सर, देखो, तो यहाँ पर ना पॉइंट है सर सेक्शन 16 का, सर एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी। ये जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ सर, आईटीसी आईटीसी का एलिजिबिलिटी क्या है, ये एलिजिबिलिटी के बारे में सेक्शन 16 बात करता है। अब आप बोलोगे सर ये आज का क्लास थोड़ा सा आप लोगों को ना मोनोटोनस फील हो सकता है, क्योंकि बार बार सेक्शन 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 चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं ओवरव्यू या कैलकुलेशन जब कराता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा इजी टू इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा प्रोविजंस बेस्ड है तो थोड़ा पेशेंस बनता है सर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी के बारे में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोला है, ठीक है। अच्छा, आईटीसी क्लेम करने के लिए एक जीएसटी मैंने एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को, एक बायर एक बिजनेसमैन को, माने जो बेसिकली बिजनेसमैन कौन, जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जीएसटी में आईटीसी का क्लेम किसको करना होता है सर? आईटीसी का क्लेम उसे करना होता है जो जो बिजनेस करता है, प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता है, ठीक है, उनको चाहिए होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर आईटीसी का क्लेम। रियल लाइफ में क्या होता है ना सर, ये चीज अगर आप समझ रहे हो ना, आपको क्या बताऊं, सारा खेल एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाता है। तो देयर इज ए वेबसाइट, गवर्नमेंट का पोर्टल है gst.government.in, इसमें ना लॉगिन करके हर इंडिविजुअल बिजनेसमैन अपना अकाउंट ओपन करते हैं, और वहां पर ना अपना परचेज सेल का डिटेल्स प्रोवाइड करके गवर्नमेंट के घर में जीएसटी जमा करते हैं, और जो भी अपकमिंग डेट्स होते हैं ना, उसके हिसाब से ड्यू डेट के हिसाब से ये कॉम्प्लायंस फाइल करना पड़ता है। किसी के लिए जीएसटी 3 भी होता है, जीएसटी 1 होता है, ठीक है। आईएफएफ फैसिलिटीज भी इम्पॉर्टेंट है सर, ठीक है। ये मैं आपको सब सिखाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ये सब रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में आ जाता है। जीएसटीआर 3 भी क्या है, 1 क्या है, सीएमपी 08 किसको लगता है, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 5A, जीएसटीआर 7, आरएफडी 10, आई विल डिस्कस एवरीथिंग सर, ठीक है, कि ये कौन सा फॉर्म किसके लिए लगता है। लेकिन ये तो फॉर्म है सर, ये तो जस्ट एक कॉम्प्लायंस मैटर है, ठीक है। मैक्सिमम रियल लाइफ में फॉर्म का ही काम होता है, लेकिन सर अगर सिर्फ फॉर्म जान के तो फायदा नहीं है ना, उस फॉर्म को लेके करना क्या है, वही तो सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म लेके करेंगे क्या? जो लोग जीएसटी का काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये सारे मैटर को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। अब मैं आपको वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये सारा मैटर हैंडल किया जाता है। तो जस्ट इसी में आप लोग थोड़ा फोकस करो। वैसे आप लोग अच्छे बच्चे हो, आई नो दैट, तो फिर फोकस चलो बना के रखो। देखो, कहते हैं कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑफ जीएसटी चार्ज्ड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो भी बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है ना, वो आईटीसी के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। एंटाइटल माने वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू आईटीसी अंडर सेक्शन 49 ऑफ द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन इन दिस रूल्स, ठीक है। तो मैंने बेसिकली सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में ये आईटीसी अवेलेबल करने का प्रोविजंस को मेंशन करके रखा है, और इसे सेक्शन 49 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी बता के रखा गया है। अच्छा, और एक बात, आईटीसी क्लेम करने के लिए किस चीज का काम करना चाहिए सर? गुड्स एंड सर्विस टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। जिस चीज का आईटीसी क्लेम करना है वो बिजनेस पर्पस में होना चाहिए। क्या पर्पस में होना चाहिए सर? बिजनेस पर्पस में। माने आप अगर घर के लिए ले रहे हो ना, पर्सनल पर्पस में कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ठीक है,
तो पर्सनल पर्पस में जो प्रोडक्ट आप परचेस करोगे उसका जीएसटी अवेलेबल नहीं होता है। जो बिजनेस पर्पस के लिए होता है सिर्फ वही प्रोडक्ट आप अवेलेबल कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं सर आईटीसी ऑफ जीएसटी विल बी अवेलेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, and in the course of furtherance of business would also suffice availing ITC on such goods and service. The tax paid on goods or service which are used or intend to be used for non-business purpose cannot be availed as credit. तो सिंपल कहना चाहता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं होगा उसका आईटीसी नहीं होता है। माने आप पर्सनल पर्पस में जब कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, सर ऑब्वियस बात है ना, पर्सनल पर्पस में जब प्रोडक्ट लेते हैं थोड़ी ना हम उसका बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस नहीं होगा तो आईटीसी क्लेम नहीं हो पाएगा। इफ देयर इज नो बिजनेस ऑन दैट प्रोडक्ट और सर्विस तो उसका आईटीसी क्लेम का तो बात ही नहीं है। सिर्फ जब कोई रिटेलर होलसेलर से परचेस कर रहा है तो उनके केस में हो सकता है, जब कोई मैन्युफैक्चरर होलसेलर से ले रहा है तब उनके केस में हो सकता है। इसीलिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये वाला बात ना मैं पहले भी किया था ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है, कि सर जब कोई रिटेलर, ठीक है, जब कोई रिटेलर हो या होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, या डीलर हो, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि कंडीशन क्या है आईटीसी क्लेम करने का। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, the registered person will be entitled to ITC on a supply only if all the following 4 conditions are fulfilled. ये बात मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया, मैं फिर से कर रहा हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे आप लोगों को और भी एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूं, ठीक है, जो प्रोविजंस मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्लास में बात अभी तक नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा रिकॉल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाऊंगा तो शायद कनेक्ट नहीं कर पाओगे, शायद कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा पुराना बात करके ही आपको लेके जा रहा हूँ और आपको याद भी आ जाएगा कि किस सेक्शन में आईटीसी रिलेटेड क्या बात कहा गया है। तो देखो सर, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आईटीसी का कंडीशन बता रहा है कि आईटीसी लेने का क्या क्या कंडीशन है। द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑन ए सप्लाई ओनली इफ ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। एक रजिस्टर्ड पर्सन कब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? एक सप्लायर जब क्लेम करेगा ना, ये कौन क्लेम कर रहा है? बेसिकली सेलर। एक सप्लायर क्लेम करेगा जब उसका जीएसटी लायबिलिटी होगा तब वो क्लेम कर सकता है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि गवर्नमेंट बोल रहा था 216 पे करो, बट आप बोल रहे हो नहीं रुको सरकार, मेरे पास ऑलरेडी 180 का आईटीसी है तो मैं उसको अवेल करना चाहता हूँ। तो आईटीसी अवेल करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है। आईटीसी अवेल करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है और वही कंडीशंस आपको यहाँ पर बता रहा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर, जिसे आपको रूल 36 के साथ मिल के पढ़ने के लिए बोल रहा है लॉ के अंदर, सीजीएसटी रूल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी भी सप्लायर को आईटीसी क्लेम करना है तो उसे जो सप्लायर इशू किया है, इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, माने आप जब कोई सप्लायर कोई इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो चाहिए। अगर आईटीसी क्लेम करना है तो फिर सप्लायर इनवॉइस इशू करता है वो आपको देना दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाना पड़ेगा? डिपार्टमेंट के वेबसाइट में। इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट रिसीविंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर along with the proof of payment of tax in case of reverse charge। अगर रिवर्स चार्ज है, आप लोगों में बहुत बार रिवर्स के बारे में बात किया सर क्लास में, है ना, चार्ज अंडर जीएसटी में रिवर्स चार्ज के बारे में बात होता है, इसे आरसीएम कहते हैं सर, कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशन, है ना सर, एक्सेप्शनल कंडीशन होता है ना जब रिसिपेंट को गवर्नमेंट के घर में टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर रिसिपेंट को क्लेम करना है तो इनवॉइस इशूड बाय रिसिपेंट, तो बिना इनवॉइस का आप जीएसटी क्लेम नहीं कर पाओगे, मैंने आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री, सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब बाय कस्टम एक्ट, रिवाइज्ड इनवॉइस माने पुराना इनवॉइस को रिवाइज किया गया, डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब बेसिकली हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का मैटर चलता है कि एक हेड ऑफिस है और उसका बहुत सारा ब्रांच ऑफिस है, तो हेड ऑफिस जो है ना उसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, बिकॉज ब्रांच के थ्रू से भी जो सेल हुआ है ना तो ब्रांच को भी क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है, लेकिन सारा क्रेडिट हेड ऑफिस कलेक्ट करेगा और ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा किया क्लास में, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो यही चीज यहाँ पर बोला सर, द डॉक्यूमेंट बेसिस व्हिच आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स। जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस में आईटीसी
क्लेम हो सकता है, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे इनवॉइस कैसे होता है, मैं आपको एक सिंपल इनवॉइस पहले भी दिखाया, फिर से दिखा रहा हूँ। जीएसटी इनवॉइस, लुक एट सर, भरा हुआ है जी, इनवॉइस का भरमार लगा हुआ है सर, बहुत सारा जीएसटी है, इनवॉइस है। ये देखो क्या है, क्या स्लिक बिल बोल के कोई बिलिंग में डीजीआर कुछ है, उसमें एक फॉर्मेट दिया है, सोरीना टेस्ट 1 2 3 लॉन्गवाराम मुंबई का कोई एड्रेस दिया है, बिल टू महाराष्ट्र का एक दिया है। इसमें देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, देखो सर, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आप दे रहे हो, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, डिटर्जेंट है, पॉलीक्लॉथ है, प्रोडक्ट का डिटेल्स है, उसका कोड है। मैंने आप लोगों को क्लास में एचएसएन कोड, एसएससी कोड पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? हाँ सर, মনে পড়ছে? एचएसएन कोड, एसएससी कोड? हाँ, कोनिका, प्रिया बोलो। अरे मुनि हाजी की Yes, नहीं, sir. है ना? तो ये सब डिटेल्स होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, प्रिपरेशंस, ठीक है, यूनिट प्राइस, आईजीएसटी, सेस, कुछ भी है तो टोटल अमाउंट, तो ये डेटा होना चाहिए बिल के अंदर, ये सारा डेटा होना चाहिए। बाकी जीएसटी नंबर, ये देखो हर किसी का जीएसटी नंबर होता है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसको प्लेस कर रहे हो उसका जीएसटी नंबर, देख पा रहे सर? तो ये चीज होता है, वही बिल नंबर, वही बिल के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, वही बिल भी आप लोगों का जीएसटी का ही पार्ट है, जीएसटी में ही वही बिल के बारे में भी नॉलेज दिया जाता है, बहुत जरूरी चीजें हैं। इसके बिना गवर्नमेंट एक भी काम आप लोगों को हेल्प नहीं करेगा, माने बिजनेसमैन को बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सो वही चीज यहाँ पर बता रहे सर, द डॉक्यूमेंट बेसिस विच आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स: amount of tax charge, description of the goods and service, total value of supply of goods, GST of the supplier and recipient, place of supply, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। बस आप लोगों को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा उसको याद करना पड़ता है थ्रू मटेरियल, थ्रू नोट्स, आपको थोड़ा याद, लेकिन एक्चुअली ये रियल लाइफ चीजें हैं, एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं, याद करके पागल हो जाओगे, लेकिन अगर मैं विजुअलाइज कर देता हूं तो आपको बहुत सुविधा हो सकता है ना? विजुअलाइज कर देने से थोड़ा सुविधा हो जाएगा। जैसे नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड्स इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ठीक है, इसके ऊपर एक केस बना था रूल 36 सबसेक्शन 3 में, नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड आ जाता है ना तो आईटीसी क्लेम नहीं हो पाता है। तो वही बोल रहे थे, द टैक्स पेड इन पर्सन्स ऑफ एनी ऑर्डर वेयर एनी डिमांड हैज बीन कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स कैन नॉट बी एबल्ड एज आईटीसी। गवर्नमेंट सर जीएसटी में आईटीसी के बारे में इतना फ्रॉड होता है, इतना फ्रॉड हो रहा है, अगर गवर्नमेंट को पता चले ना कि बिजनेस में कुछ भी मिसस्टेटमेंट हो रहा है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस माने छुपाना, दबा देना, है ना, सप्रेस किया जा रहा है, तो आईटीसी क्लेम करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ना 36 सबसेक्शन 3 पे एक रूल लिख के रखा है, उसमें बोल दिया कि भाई अगर आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में पता लगा तो आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया है 2019 में, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर आपको मिलेगा। अब चलो आगे और भी चलते हैं, ये तो बीच बीच में गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आईटीसी ऑन ऑल इनवॉइस डेबिट नोट व्हिच आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1, ठीक है, जो जीएसटीआर 1 के थ्रू से, सप्लायर के थ्रू से मिल जाता है रिसिपेंट को, और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अभी मैं आपको गवर्नमेंट के साइड से एक चीज दिखा रहा था, ये देखो आईएफएफ दिख रहा था, ये एक फैसिलिटी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, माने आप अपने इनवॉइस को फर्निश करोगे, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और उसका एक डेट भी दिया है, जैसे ये देखो ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग एज पर क्यूआरएमपी स्कीम, माने जो लोग क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट करते हैं उनके लिए है। आईएफएफ ऑप्शनल से अक्टूबर 2023 का डेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आईएफएफ माने इनवॉइस को फार्निश करने का एक फैसिलिटी सिस्टम है, जिसके ऊपर बेस करके गवर्नमेंट क्या करता है ना, मैच करता है जो आईटीसी क्लेम कर रहा है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के घर में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको मैच कराता है कि भाई सेलर बायर को मैच करेंगे, फिर जाके आईटीसी का क्लेम को वैलिड करेंगे।
तो उस वैलिडिटी के मैचिंग के लिए IFF होता है। तो उसी को बता रहे सर, ITC on all invoice debit note which are furnished by the suppliers in their GSTR 1 or using the invoice furnishing facility can be availed in full. The recipient gets details of tax invoice and debit notes furnished by the supplier in their GSTR 1 or using the IFF in his recipients or GSTR 2A and GSTR 2B. अब ये GSTR 2A 2B किसको चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, इसका भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, लेकिन इसका एक चैप्टर आएगा रिटर्न फाइलिंग का, तब मैं आपको ये 3A 3B, ठीक है, GSTR 1 किसको करना है किसको नहीं करना है सब बताऊंगा, किसके लिए वैलिड है, डेट क्या होता है, ड्यू डेट, आई विल डिस्कस इन डिटेल सर। ठीक है, फिलहाल जितना जरूरी हो रहा है फॉर दी ITC पर्पस मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, बाकी कौन सा फॉर्म किसके लिए लगता है मैं उसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, ओके सर, चलो सर चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट ना आपको ITC क्लेम के बारे में ना काफी सारा चीजें बताते हैं। ठीक है, फार्निशिंग बाय द सप्लायर इन दियर GSTR 1 और यूजिंग इनवॉइस फार्निशिंग फैसिलिटी अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चीज बोला है 100% और 105% का एक केस है, मैं आपको बताता हूँ कि 5% का केस क्या है। चलो ये वाला पढ़ोगे ना थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के थ्रू से ये सिस्टम अवेलेबल होता है। क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ ITC का अमाउंट रेस्ट्रिक्ट कर देता है, क्लेम्ड ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट यानी जिसके थ्रू से हमें ITC क्लेम मिलता है, नॉट फर्निश्ड बाय सप्लायर इन देयर GSTR 1 should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoice not furnished। अब मैं समझाता हूं, बहुत इजी चीज है, जब लॉ में पढ़ते हैं थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इसको जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको इजी लगेगा। Invoice on which ITC is not available under any of the provisions, for example under section 17 subsection 5, are not to be considered for calculation of 5% of the eligible credit available. And full ITC can be availed in respect of IGST paid on import documents issued under reverse charge, credit received from ISD etc. which are outside the ambit of section 37 subsection 1। अब सर आप लोगों को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, चलो एक एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। सो प्लीज फोकस सर। देखो कोई बंदा है, इसका नाम है विजय, ठीक है, जो बिजनेस करता है, सेल किया है, विजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर। ध्यान से सुनना सर, विजय सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, रिसीव्स 100 इनवॉइस, क्या रिसीव कर रहा है, 100 इनवॉइस रिसीव किया फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इनवर्ड सप्लाई माने परचेस किया कि सेल किया, बोलो सर, परचेस করেছে कि सेल করেছে, सर परचेस किया, थैंक यू। तो विजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, थैंक यू सर। इसमें GST कितना है, तो कहता है कि GST है 10 लाख का, इन्वॉल्विंग GST ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब हम लोग यहाँ पर भी रिसेंटली अक्टूबर क्रॉस हुआ। आउट ऑफ 100 इनवॉइस, ये जो 100 इनवॉइस है इसमें से out of 100 invoice, details of 80 invoice involving GST of 6 lakh have been furnished by the supplier in their respective GSTR 1। 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइस जिसमें से 6 लाख का GST वैल्यू है, जो सप्लायर ने फर्निश किया और GSTR 1 में उसको फाइल किया ऑन द प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट देयरफॉर। नाउ क्वेश्चन करता है आपको, compute the ITC that can be claimed by Vijay Sales in its GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC। Assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC। Now, अब आपके मन में चल रहा होगा सर हो क्या रहा है, सर अभी देखो समझ में आएगा आपको। सर सबसे पहले ना GSTR 3B के थ्रू से जब GST का कैलकुलेशन होगी, रिटर्न फाइलिंग करते हैं,
ITC to be claimed by Vijay Sales in its GST H3B is a very important document, sir, for the month of October to be filed 20th by 20th November. ठीक है, अक्टूबर का GST 20 नवंबर के अंदर ड्यू डेट के अंदर कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख। अब उसमें कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, अब कंप्यूटेशन जब होगा तो उसमें क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगा। टोटल इनवॉइस था 100, उनमें से 80 इनवॉइस GST ईयर 1 में दिया गया है, जिसका ITC का वैल्यू इन्वॉल्वमेंट है, अमाउंट ऑफ ITC इन्वॉल्वड इन द इनवॉइस इज 6 लाख। तो आउट ऑफ 100 इनवॉइस 80 इनवॉइस GST ईयर 1 में है, 20 इज नॉट देयर, 20 इनवॉइस नॉट फर्निश्ड इन GST ईयर 1। तो 6 लाख में से आउट ऑफ 10 लाख टोटल 80 इनवॉइस का माने टोटल 100 इनवॉइस इक्वल्स टू 10 लाख। 100 इनवॉइस इक्वल्स टू 10 लाख, उनमें से 80 इनवॉइस का वैल्यू है 6 लाख, 20 इनवॉइस का वैल्यू है 4 लाख। ठीक है सर। अब देखो, अब गवर्नमेंट क्या कहता है, डिपार्टमेंट का रूल क्या कहता है, बोलते हैं अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी अवेल्ड, दैट कैन बी अवेल्ड। कितना अवेल कर सकते हैं, कहते हैं 6 लाख। कितना अवेल कर सकते हैं सर, कहता है कि 6 लाख कर सकता है, माने 6 लाख में से 6 लाख, क्योंकि वो GST ईयर 1 में है तो ये अवेलेबल हो पाएगा। और 20 इनवॉइस जिसका 4 लाख का वैल्यू है, जिसका 4 लाख का वैल्यू है, ये 4 लाख का सिर्फ 0.3 लाख ही अवेल कर पाएगा। सर कैसे, इसी के लिए रूल्स दिया गया है सर। ये जो 4 लाख में से 4 लाख में से सिर्फ 0.3 लाख यहाँ पर अवेल कर रहे हैं ना, और इस 0.3 लाख का मतलब कैसे आया, यही चीज आपको समझना है यहाँ पर नॉर्मली, क्योंकि वो GST ईयर 1 में नहीं है। तो एज पर रूल 36 सबसेक्शन 4 द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर, क्योंकि सप्लायर ने इसको फर्निश नहीं किया GST ईयर 1 में। तो ये बात समझ में आ रहा है ना सर, GST ईयर 1 में ITC माने सप्लायर को सारा डिटेल्स फर्निश करना चाहिए। अब क्योंकि वो फर्निश नहीं किया तो वो सिर्फ इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5% ऑफ द एलिजिबल ITC। एलिजिबल ITC का 5% ही वो क्लेम कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड इन GST ईयर 1। Thus, in respect of 20 invoice not furnished in GST ईयर 1, the ITC has been restricted to 6 lakh का 5%, that is 0.30 lakh। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं सर, ये जो रूल 36 सबसेक्शन 4, ये रूल कहता है अगर आपका कोई GST ईयर 1 सप्लायर ने GST ईयर 1 में डिटेल्स फर्निश नहीं किया तो मैक्सिमम कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो अनफर्निश्ड अमाउंट का। तो अनफर्निश्ड अमाउंट का आप सिर्फ 5% ही क्लेम कर सकते हो। 5% माने जो आपका टोटल ITC बनता है उसका 5%। 6 लाख आपका टोटल ITC बन रहा है, उसका 5% है 0.30 लाख। सिर्फ इतना अमाउंट ही आप क्लेम कर पाओगे। सर मैं फिर से आपको देखो क्वेश्चन में देखो, ये देखो आपका टोटल इनवॉइस फर्निश जो हुआ है 80 इनवॉइस GST ईयर 1 में, जिसका वैल्यूएशन है 6 लाख, ITC क्लेम भी हो जाएगा 6 लाख, नो इश्यू विद दिस। 20 इनवॉइस जो अभी तक GST ईयर 1 में फर्निश नहीं हुआ, जिसका टोटल वैल्यूएशन है 4 लाख, टोटल ITC होता है आपका 10 लाख, लेकिन आप क्लेम कितना कर पाओगे, 6 लाख का 5%। ये जो अनफर्निश्ड अमाउंट है 6 लाख का 5% ही आप इस पर्टिकुलर मंथ में क्लेम कर पाओगे। तो आपका 6 लाख का 5% कितना होता है, 0.3 लाख। तो टोटल ऐसे तो होता है 10 लाख, बट क्लेम कर पाओगे 6.30 लाख। प्लीज टेल मी सर, बात समझ में आया, दबट्टा बोझा गा लो। सप्लायर GST ईयर 1 में जो जो फर्निश कर देगा, ठीक है, सप्लायर GST ईयर 1 में अगर फर्निश्ड कर देता है तो फिर उसको क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 6 लाख का टोटल वैल्यू है वो GST ईयर 1 में फर्निश कर चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो। लेकिन सप्लायर ने जो नहीं किया,
ठीक है, जो अभी तक जीएसटी ईयर 1 में फार्निश नहीं किया, ठीक है, उसका क्लेम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर विजय सेल्स 6 लाख का 5% तक मैक्सिमम कर सकता है, जहां हो जाना चाहिए था 10 लाख, पर हो पा रहा है 6.30 लाख। सर बाकी बाकी जब फार्निश करेगा तभी क्लेम हो पाएगा, जब फार्निश होगा तभी क्लेम हो पाएगा, जब तक फार्निश नहीं हो जाएगा तब तक क्लेम नहीं हो पाएगा। मैंने किसके थ्रू से? विजय सेल्स के लिए। जब तक सप्लायर अपने जीएसटी ईयर 1 में इसको शो नहीं कर देता, फर्निश नहीं कर देता, तब तक यहाँ पर विजय सेल्स इसको क्लेम नहीं कर पाएगा। ব্যাপারটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, Yes, sir. সবাই বুঝতে পারছে? শালিনী, নীল, নীলের মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে। দীপায়ন বুঝতে পারলি? কণিকা, প্রিয়া বোঝা গেছে? Yes. अब देखो, देखो सर, ये जो रूल आपको क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन जो था, इस सॉल्यूशन के पीछे का कहानी ही मेन कहानी है। ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सर, इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का रूल्स। सो इफ यू नो द रूल्स देन देयर इज नो इशू। अगर आपको रूल्स पता है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर रूल्स नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही बात यहाँ पर डिटेल्स में पहले ही बोला है, एकदम क्लियर कट बोला है। देखो क्या बोलते हैं, आईटीसी ऑन इनवॉइस डेबिट नोट व्हिच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स इन देयर जीएसटी ईयर 1 और यूजिंग आईएफएफ। या तो जीएसटी ईयर 1 में डाल दो या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो आपको पोर्टल के अंदर मिलता है वहां पर डालो। अगर सप्लायर ने आईएफएफ यूज किया या जीएसटी ईयर 1 यूज किया, जो भी यूज करना है यूज किया, यूज करके अपना सारा डिटेल्स दिया, 100% ITC can be claimed on such invoice debit note if all other condition of availing ITCs are fulfilled. ITC on invoice or debit note which have not been furnished by supplier in their GST year 1 or using IFF, then 5% of the eligible ITC available on invoice or debit note furnished by the supplier in their GST year 1 or using the invoice furnishing facility can be claimed on such invoice or debit notes. यानी जितना एक्चुअली क्लेम हो पा रहा है उसका 5% तक वो अवेल कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे क्रेडिट जितना मिल जाए उतना अच्छा है, जीएसटी लायबिलिटी देने में सुविधा होता है। लेकिन अगर सप्लायर ने फर्निश नहीं किया, देरी कर रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है, तो क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा, क्लेम करना देरी हो जाएगा, बस इतना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसी तरह का और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा घुमा हुआ है, चलो मैं इसके भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगेन क्या कहता है सर, कहते हैं अजय सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, रिसीव्स 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, परचेस किया है, ठीक है। अब अजय सेल्स ने यहाँ पर ये परचेस किया, तो जब तक सप्लायर अपलोड नहीं मैंने फर्निश नहीं करेगा तब तक मुश्किल है। अच्छा, 100 इनवॉइस जिसका जीएसटी वैल्यू है 10 लाख, 100 इनवॉइस का जीएसटी वैल्यू है 10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। Out of 100 invoice, details of 85 invoice involving GST of 9.70 lakh have been furnished by the supplier in their respective GST year 1 filed on the prescribed due date therefore. Point to be noted sir, 100 invoice में से 85 invoice जिसका valuation है 9.70 लाख का, ये सप्लायर ने फर्निश कर दिया जीएसटी ईयर 1 में ड्यू डेट के अंदर। Now question is that compute the ITC that can be claimed by Ajay Sales in its GST year 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सिचुएशंस अलग है, मेरे क्वेश्चन का पैटर्न सेम है पर सिचुएशन अलग है। अब इस तरह का सिचुएशंस में आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ITC to be claimed by Ajay Sales, again GST 3B for the month of October to be filed by 20th November। कंप्यूट कैसे करना चाहिए सर, सबसे पहले तो जो फर्निश्ड है उसका हिसाब लगा लो, 85 इनवॉइस जो कि जीएसटी ईयर 1 में सप्लायर ने फर्निश कर दिया
उसका आईटीसी का वैल्यूएशन है 9.70 लाख, आपका क्लेम भी पूरा बन जाएगा 9.70 लाख, बिकॉज फर्निश्ड है तो 100% क्लेम बनेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, टोटल इनवॉइस था 100 लाख का, 100 इनवॉइस था, 100 में से 85 तो फर्निश किया है, 15 अभी भी फर्निश नहीं हुआ है, 15 अभी भी फर्निश नहीं हुआ है। तो जिसका फर्निश अभी तक नहीं हुआ है उसके ऊपर आप कितना क्लेम कर सकते हो? अब सेम रूल अप्लाई करना है, रूल तो वही है। As per Rule 36 subsection 4, the ITC in respect of invoice not furnished by the supplier in their GSTR 1 is restricted to 5% of the eligible ITC in respect of invoice furnished in GSTR 1. However, since in this case the 5% of the eligible ITC in respect of invoice furnished in GSTR 1 कितना होता है? 9.7 लाख का 5% कितना होता है सर? बोलो। 0.49 लाख हो जा रहा है ना, 485 माने 49 लाख, 0.49 लाख हो जा रहा है ना, 9.7 का 5%। बोलो सर, ये बात समझ में आ रहा है? जो कि टोटल आईटीसी को एक्सीड कर जा रहा है। टोटल आईटीसी तो है 10 लाख, तो 9.7 का 9.7 के साथ अगर आप इसको ऐड करते हो प्लस 9.7 करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 10.185। हेलो, जो 10 लाख को क्रॉस कर जा रहा है ना, ये 10 लाख को क्रॉस कर गया तो एक्सीड्स 10 लाख। तो फिर हमें बैलेंस कितना मेरा बचा हुआ है? मेरा बैलेंस बचा हुआ है 0.30 लाख का, 15 इनवॉइस का। तो मैं पूरा का पूरा क्लेम कर पाऊंगा, तो मैं पूरा अमाउंट क्लेम कर पाऊंगा अगर टोटल अमाउंट क्रॉस ना करे तो। अगर टोटल अमाउंट क्रॉस ना करे तो मैं पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम कर पाऊंगा। तो सिंपल बात है सर, मेरे पास 85 इनवॉइस था जिसका वैल्यूएशन था 9.70, मेरे पास 15 इनवॉइस था जो अनफर्निश्ड है, जो जीएसटी 1 में अभी तक फर्निश्ड नहीं है, इसका वैल्यूएशन है 0.30। सो 9.70 का 5% तक तो अलाउड है, तो 5% तो 0.849 हो जा रहा है, लेकिन उससे कम अमाउंट मेरे को जरूरत है। तो मैं यहाँ पर 0.49 की जगह पूरा का पूरा 0.30 लाख जो मेरा अवेलेबल वैल्यूएशन है टोटल, उसको मैं पूरा क्लेम कर सकता हूँ। तो इन दिस केस क्योंकि वो विद इन रेंज है, 10 लाख के अंदर ही है, तो मैं पूरा 10 लाख क्लेम कर सकता हूँ। बोलो सर, कोई डाउट? हेलो, झपट्टा बोझा गालो। তো 5% নিয়ম আছে মানে এরকম নয় কি 5% লাগিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? মানে किसी किसी के मन में ना ऐसे चलता है, नहीं सर 5% बोला है, आप 5% नहीं कर रहे हो। अरे भाई 5% ठीक है, पर अगर टोटल अमाउंट एक्सीड कर जाएगा तो फिर थोड़ी ना क्लेम कर पाएंगे। तो इसलिए अगर मेरा अमाउंट कंडीशन के अंदर है तो जितना जरूरी है मैं उतना कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती यहाँ पर 0.49 लाख क्लेम करेंगे, तब तो ये टोटल 10 लाख को ही क्रॉस कर जाएगा, है ना? वो नहीं कर पाएंगे सर। तो ये दोनों क्वेश्चन का अंतर था, ये दोनों सिचुएशन का डिफरेंस था। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को ये दोनों चीज क्वेश्चन के थ्रू से समझा पाया। हाँ सर, इस बात को याद रखना, दिस इज द पॉइंट सर। 5% of the eligible ITC available on invoice or debit note furnished by the supplier in their GSTR 1 or using the invoice furnishing facility can be claimed on such invoice or debit note। ठीक है, अगर इनवॉइस नहीं है GSTR 1 में, और अगर है तो 100% ITC can be claimed on such invoice or debit note if all other condition of availing ITC is fulfilled। ठीक है, माने एक बायर जब अपना आईटीसी क्लेम करना चाहेगा तो सप्लायर की तरफ से जीएसटीआर 1 में ये सारा डिटेल्स ठीक ठाक से होना चाहिए, तभी करेंट बायर, ठीक है,
अपना जीएसटी क्लेम के टाइम पे जीएसटी 3B में सारा चीज क्लेम कर पाएगा। तो बेसिकली जीएसटी ना एकदम एक क्या बोलेंगे सर, माने कनेक्टेड है, बायर सेलर के बीच में पूरा कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। एक ने गलती करेगा तो दूसरे को दिक्कत होगा, एक देरी करेगा तो दूसरे को इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट्स इट। तो यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसी तरह से अलग अलग सेक्शन आपको यहाँ पर, जैसे ये सेक्शन 16 के अंदर आ रहा था, ठीक है, सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी फॉर कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसी के अंदर ये सब पॉइंट डिस्कस किया गया है, याद रखिएगा सर, ठीक है, और ये सब क्वेश्चंस को भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बोल के, ये सर ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी आपको क्या सिखाना चाहता है सर? ये भी गजब सीख देता है आपको। सर क्या गजब बताते बोलो, चलो मैं बताता हूँ, सुनो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल। सर ये क्या है बिल टू शिप टू? कोई कविता का लाइन थोड़ी है, मैंने लुक लाइक अ पोएट्री ना, बिल टू शिप टू। सर बिल टू शिप टू मॉडल, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिजनेस में एक कॉम्प्लेक्सिटीज होता है और उस कॉम्प्लेक्सिटीज को यहाँ पर सुविधा दिया गया है। The registered person taking the ITC must have received the goods or service. जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वही आईटीसी रिसीव कर सकता है। The registered person taking the ITC must have received the goods. जो आईटीसी क्लेम कर रहा है वो गुड्स को रिसीव करे, ये जरूरी है। ये जो बिल टू शिप टू मॉडल है, अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी जिसका नाम दिया गया है सी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका नाम है बी, who purchase the goods from the vendor माने supplier A. In other words, A bills to B but ships to goods to C. A बिल देगा B को पर गुड्स एक्चुअली भेजेगा C को। बिल बनेगा B के लिए पर गुड्स जाएगा C के पास, क्योंकि B ने यही बोला है A को कि भाई बिल तो मैं बना रहा हूं पर प्रोडक्ट C को डिलीवर करना। ऐसा होता है ना किसी और के लिए, जब हम प्रोडक्ट परचेस करके उनके घर पे डिलीवर करते हैं, इसे कहते हैं बिल टू शिप टू। तो बिल मेरे नाम पे होगा पर डिलीवर किसी और एड्रेस में होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इज द सप्लायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर चलो इसका एक बहुत सुंदर सा ग्राफ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लुक एट सर, बहुत इजीली समझाने का कोशिश किया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई बाई ए टू बी, ये एक्चुअली प्रोडक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन बी ने ए को बोला कि मेरे घर पे सप्लाई मत करना, बल्कि डायरेक्टली तुम सी के घर पे दे देना, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी बच जाता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि अगर बी को सी को कुछ देना होता है तो ए से लेके बी को जाएगा, फिर बी सी को देगा, इट्स टेक टाइम और खर्चा भी है, एक्सपेंस भी बढ़ेगा। इससे अच्छा है बी बोल रहा है कि आप एक काम करो, ये मेरे को सी को देना है, आप डायरेक्टली सी के घर पे दे देना। लेकिन सर यहाँ पर बायर कौन है, सी बायर है कि बी बायर है ए के लिए? हाँ सर, ए प्रोडक्ट सी को सप्लाई कर रहा है, लेकिन आप मुझे इतना बताओ कि फॉर ए हु इज द बायर, सी और बी? बायर कौन है सर, बी है कि सी है फॉर ए? अरे बोलो ना सर, इतना समय क्यों ले रहे हो? বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हेलो नील, कोनिका, बोलो सर, प्रिया, शालिनी, एनीवन, दीपायन, ट्राई तो करो। ए सी के প্রোডাক্ট দিচ্ছে কিন্তু বায়ার কে এখানে?
हु इज द बायर हियर? चलो कनेक्टेड आचीज की नहीं? हाँ सर, कनेक्टेड आचीज तो ओके सर, ओके, नो इशू। देखो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ सर। बार बार वही मैं बोल रहा हूँ कि सपोज जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, अच्छा फ्लिपकार्ट के थ्रू से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसे कभी भी अगर किसी को ऑनलाइन में भी कुछ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा कोई रिलेटिव रहता है मानो खड़गपुर में, ठीक है, मैं रहता हूँ कोलकाता में, ओके, सो आई एम इन कोलकाता। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट कहीं से परचेस करके, सपोज प्रोडक्ट आएगा बर्धमान से, तो मैं कोलकाता में बैठे प्रोडक्ट को कोलकाता में रिसीव नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बर्धमान में जो सप्लायर है ना उनको बोलूँगा कि आप डायरेक्टली खड़गपुर में सप्लाई कर दो। इट्स पॉसिबल। नाउ बायर कौन है? बायर तो कोलकाता में है, सप्लायर कहाँ पर है? वर्धमान में है। रिसिपेंट कहाँ है? जो थर्ड पार्टी है खड़गपुर में है, इज ए थर्ड पर्सन। रिसिपेंट यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है जो खड़गपुर में है, सप्लायर जो वर्धमान में है मेन पार्टी, एंड बायर अनदर मेन पार्टी वो कोलकाता में है। सो वर्धमान एंड कोलकाता के बीच में, वर्धमान एंड कोलकाता के बीच में मेन पार्टी के बीच में एक्चुअली बाइंग सेलिंग चल रहा है, और वर्धमान वाला सप्लायर सिर्फ खड़गपुर में डिलीवरी किया है, कि जस्ट डन द डिलीवरी हियर, नथिंग मोर देन दैट। इसका बिल जो है ना प्रोडक्ट का, रेसिपिएंट को सिर्फ एक रिसिप्ट कॉपी दिया जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। बट इसका जो इनवॉइस है, इसका जो इनवॉइस है ना, वर्धमान वाले क्या करेगा, वर्धमान वाले क्या करेगा, वर्धमान वाले इसका जो रिसिप्ट है, ये बिल है, इनवॉइस है, वो कोलकाता में सेंड करेगा, कोलकाता एड्रेस में सेंड करेगा सर। हो जाएगा अच्छे? ठीक है अच्छे सर, सिंपल सर, सिंपल, ज्यादा हेडेक मत लो, ज्यादा हेडेक लेंगे तो हेडेक हो जाएगा। ठीक है, वही चीज बोला है। तो बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी, अगर बी को, अब यहाँ पर बात है सर, बी अगर आईटीसी अवेल करना चाहता है, बिकॉज वही तो बायर है ना, द इनवॉइस इशूड बाय ए एज गुड्स एंड सर्विस डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय बी, तो ये माना जाएगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि ठीक है रिसीव आपने नहीं किया, एक्चुअली गवर्नमेंट बोलते हैं कि गुड्स रिसीव करना जरूरी है, लेकिन गुड्स रिसीव बी नहीं कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको डीम्ड कर लेंगे। डीम्ड माने लो मान लिया हमने कि तुम ही रिसीवर हो, ठीक है, डिम्ड रिसीवर मान लेंगे किसको, बी को, भले ही बी ने रिसीव नहीं किया। माने हमारे हिसाब से बी कहाँ है, कोलकाता में है, ए कहाँ है, वर्धमान में है, सी कहाँ पर है, खड़गपुर में है। रिसीव सी ने किया है, लेकिन फिर भी आईटीसी क्लेम कौन करेगा, बी करेगा, बिकॉज बी इज द मेन बायर, सी इज नॉट द बायर, सी इज जस्ट रिसिपिएंट, सी इज जस्ट रिसिपिएंट। बी के कहने पे ए ने सी को दिया, बी के कहने पे, डायरेक्शन पे, जस्ट बिकॉज बी ने ए को बोला इसीलिए ए ने सी को डिलीवरी किया। सिर्फ ये डिलीवरी हो रहा है सर, ओनली डिलीवरी थ्रू कुरियर कंपनी और कुछ भी हो। तो आईटीसी का क्लेम सी को नहीं, आईटीसी क्लेम बी को मिलेगा। आईटीसी कैन क्लेम बाय बी, और गवर्नमेंट को इसको डिम्ड रिसीवेंट माना जाएगा, भले ही बी रिसीव नहीं किया, भले ही बी रिसीव नहीं किया, फिर भी बी को ही रिसिपेंट मानेंगे, बिकॉज एक्चुअल बायर बी ही है, एक्चुअल बायर इज द बी, तो मानना पड़ेगा सर। ठीक है, आशा करता हूं कि बात समझ में आ रहा है। गुड्स और सर्विस बीइंग रिसीव्ड सी एंटाइटल्ड टू हैव आईटीसी बेसिस ऑन द इनवॉइस इशूड बाय बी। अच्छा अगेन मानो सी, ठीक है, मानो सी जो है वो भी आईटीसी क्लेम करना चाहता है। अब इसके लिए सी को अगर आईटीसी क्लेम करना है ना,
इफ्सी माने खड़गपुर वाले बंदा अगर इसे आईटीसी क्लेम करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ रियल में क्या हो सकता है कभी कभी। जैसे मानो जो कोलकाता में है, बिजनेस बहुत तरीके से किया जाता है। मानो ये व्हीट का सप्लायर है, तो चलो बर्धमान में राइस अच्छा होता है, राइस का सप्लाई ए फ्रॉम बर्धमान राइस सप्लाई करता है। मानो 1 टन राइस 100 kg ना, तो 100 kg माने 1 क्विंटल 1000 kg। अगर 50 टका करके भी होता है तो 1000 kg का हिसाब लगा लो, 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50, 50,000 50,000 रुपीज का राइस बर्धमान पार्टी कोलकाता पार्टी को दे रहा है, लेकिन कोलकाता पार्टी खड़गपुर पार्टी को बेच दे रहा है। तो बर्धमान पार्टी बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप बिल मेरे को भेज दो, ठीक है, लेकिन बिल इसको दो। बर्धमान को बोल रहे हैं आप बिल कोलकाता को दो, लेकिन राइस जो है वो खड़गपुर में सेंड कर दो। और कोलकाता क्या कर रहा है, कोलकाता पार्टी क्या कर रहा है, अलग से एक बिल बना रहा है, जिस बिल में 50,000 में तो ये परचेस कर रहा है ना, 50,000 के ऊपर एक वैल्यू एडिशन कर रहा है, मानो 10,000 और लगा दिया, 60,000। ये 60,000 का बिल सी को इशू कर रहा है। तो मानो 5% जीएसटी है, ठीक है, मानो 5% जीएसटी है, तो 50,000 का 5% कितना होगा, 2,500। 2,500 ये जीएसटी बी से ए कलेक्ट करेगा, 2,500 बी से ए कलेक्ट करेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट को देगा ए। अब तो अगर बी को बाद में आईटीसी क्लेम करना है 2,500, ये बी का आईटीसी है ना, ये आईटीसी बी का है क्योंकि पेमेंट तो बी करेगा। अब बी को क्लेम करना है तो ए को ये बिल इनको देना पड़ेगा, और सी को अगर क्लेम करना है आईटीसी तो 60,000 पे 5%। जब बी सी को दे रहा है तो सी पेमेंट करेगा, तो 60,000 का 5% बने 3,000, है ना। ये 3,000 टका सी बी को देगा और बी गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। जब गवर्नमेंट सी बी को बोलेगा, माने कोलकाता पार्टी को बोलेगा कि भाई जीएसटी दो, तो कोलकाता पार्टी बोलेगा रुको मेरे पास आईटीसी है। तो 3,000 टका तो क्लेम कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन ऑलरेडी 2,500 टका का आईटीसी बी के पास है, तो अभी 500 टका ही गवर्नमेंट को मिलेगा। और सी को अगर आईटीसी क्लेम करना है ना, तो बी को एक अलग से बिल सी को देना पड़ेगा। बी अगर सी को बिल नहीं देता है तो सी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। देना तो पड़ेगा, इसे देना तो पड़ेगा। बोलो सर, बोझा गया बेटा कि अगर बी को आईटीसी क्लेम करना है तो कौन सा बिल से हो पाएगा, अगर सी को क्लेम करना है तो कौन सा बिल से हो पाएगा। पूछ लो सर, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सब रियल रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस है बिजनेस का, और कुछ भी नहीं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, डेली लाइफ का क्या बोलेंगे, हंगामा है, ठीक है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, डेली लाइफ का हंगामा है, हंगामा चल रहा है और कुछ नहीं। डे टू डे बिजनेस लाइफ में ऐसा हंगामा चलता रहता है, और बस उसी हंगामे को पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और आप लोग परेशान हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है बोल के। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल फोकस रखेंगे ना, तो हर चीज आसान लगेगा, नहीं तो हर चीज में टफनेस फील आएगा। ए बॉल एक बार बोझा गया कि जाए नहीं। थैंक यू सर। देखो, A is a trader who places an order on B for a consignment of soda ash, ठीक है। A receives a buying order from C for the same quantity of soda ash. A instruct B to deliver the goods to C, and in turn he raises an invoice on C. Though the goods are not physically received at the premises of A, section 16 subsection 2 clause B allows IDC of such goods to A। ठीक है, जो मैं आपको अभी बताने का कोशिश कर रहा था, कोलकाता, बर्धमान और खड़गपुर करके, ठीक है। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड,
of New Delhi for repair and maintenance of computer system installed at its registered branch office in Bengaluru, Karnataka. रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, किसका? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई मेरा बेंगलुरु ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल करके आना, ठीक है, समझ रहे हो ना? हेड ऑफिस डीईएफ के साथ जो न्यू दिल्ली में ही है, तो डीईएफ कंपनी न्यू दिल्ली से बैंगलोर जा रहा है, डीईएफ कंपनी न्यू दिल्ली से एबीसी का बेंगलुरु ब्रांच में जा रहा है। DA Private Limited issues an invoice on ABC Private Limited, New Delhi for the service provided by it, though the actual service is received by the branch. Actual service actually branch ने receive किया, head office ने नहीं, and not by the head office. Section 16 subsection 2 clause B allows ITC on such repair and maintenance service to head office. Section 16 subsection 2 clause B कहता है कि ठीक है, भले ये सर्विस ब्रांच को मिला है, पर हेड ऑफिस इसका ITC क्लेम कर सकता है, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी इसका इजाजत देता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी इसका परमिशन देता है। माने ब्रांच ऑफिस का आईटीसी हेड ऑफिस क्लेम कर सकता है, बाद में ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा क्लेम, वो आगे बात करेंगे सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बट मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। There is a concept of section 16 subsection 2 clause C, tax leviable on supply actually paid to government. Tax leviable on supply actually paid to government. Section 16 subsection 2 clause C, या फिर ऐसे पढ़ो 16 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट C, जैसे पढ़ना है पढ़ लो सर। तो गवर्नमेंट को अगर कोई कुछ सप्लाई कर रहा है तो उसका भी आईटीसी क्लेम हो सकता है। The supplier should have actually paid the tax charged on goods and service for which ITC is being taken either in cash or by utilizing ITC. However, section 41 allows the taxpayers to take ITC provisionally on self-assessment basis. The self-assessed ITC gets credited to taxpayers electronic credit ledger on provisional basis. ये सब खुद से भी ले सकते हो, वो provisional basis में लेजर में शो करता है, बाद में जो भी सिचुएशन होता है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कर लेता है ऑनलाइन पे, सारे के सारे चीज ऑनलाइन पे। जब आप लोग जीएसटी में काम करोगे ना, किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखोगे या फिर कोई फार्म में, या फिर जब इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ट्रेनिंग मिलेगा ना, ठीक है, या फिर कॉस्ट फार्म में, चार्टर्ड फार्म में, या कंपनी सेक्रेटरी फार्म में, तब आप लोग ये सब चीज इजीली और क्लैरिटी से समझ पाओगे, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में चलता है, पूरा मैचिंग कॉन्सेप्ट में चलता है। One of the significant features of Indian GST is the matching concept. That is, ITC claimed by recipient of supply is matched with the tax paid by the supplier. रिसिपेंट को अगर आईटीसी क्लेम करना है तो सप्लायर को उसका पर्टिकुलर टैक्स पे करना पड़ेगा। मैचिंग सीक्स टू इंश्योर दैट ओनली लेजिट आईटीसी इज क्लेम्ड बाय द रिसिपेंट, जो एकदम ओरिजिनल है सिर्फ उसी का क्लेम हो सके, अदरवाइज क्लेम करना मुश्किल होगा। ये जो न्यू जीएसटी आया ना, इसमें इसी तरह से डेवलपमेंट किया है। दिस वाज इंटेंडेड टू बी अचीव थ्रू अ सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म, सॉफ्टवेयर बना के। Initially, the GST law provided for an elaborate system of return filing, whereby the outward supplies of a supplier furnished on GSTR 1 were to be auto-populated as inward supplies to the recipient of GSTR 2, and ITC could be available only on such matched inward supply. Basis GSTR 1, GSTR 2 of the taxpayer, the consolidated return, for example, GSTR 3 आया, जिसमें ऑटो जनरेटेड हो जा रहा था। इसमें काफी चेंजेस हो रहा है सर, ठीक है। मैंने एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सारी चीज को जितना इजी हो सकता है कर रहा है, बस मैचिंग करना है। तो कभी कभी फॉर्म का यूज भी थोड़ा चेंज हो जा रहा है। ये आप लोग जब प्रैक्टिकली मैं रिटर्न फाइलिंग चैप्टर करवाऊंगा ना, तब आपको थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी दे दूंगा कि क्या क्या रिसेंट चेंजेस चल रहा है, उसमें ज्यादा भी हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, रिटर्न फाइलिंग करने के बारे में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी बात करता है। रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। Presently, a summary return in form GSTR 3B is being filed on monthly basis. Thus, a taxpayer should file GSTR 3B to avail ITC on eligible inward supply. याद रखना सर, ये बात जरूरी बात था। अच्छा, अब आपको मैं एक स्पेशल केस में बात लेके जा रहा हूँ। स्पेशल केस क्या है? गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। कई बार क्या होता है सर, कभी कभी हम लोग ना लॉट वाइज प्रोडक्ट रिसीव करते हैं बिजनेस में, बेसिकली पर्सनल लाइफ में नहीं, मेनली इन बिजनेस। और ये आईटीसी तो क्लेम बिजनेस में ही होता है ना, बिजनेस की बात है सर। तो गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट
जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं हो जाता तब तक आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। अब लॉट माने XYZ enters into a contract with ABC for supply of 10 metric ton of chemical for 1,18,000। टोटल 10 मेट्रिक टन केमिकल सप्लाई करेगा XYZ ABC को, जिसका वैल्यूएशन से 1,18,000 1,18,000, जिसमें जीएसटी है 18,000 का। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट द केमिकल इज ऑल्सो टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months। और ये जो केमिकल है ये 3 मंथ में डिलीवर होगा, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके। एबीसी रेज द इनवॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त। एबीसी ने क्या किया, पूरा अमाउंट का बिल अगस्त में रेज कर रहा है। एंड XYZ also makes the payment in the same month, but the supply is completed in November। तो August, September, October, November, though XYZ paid the full tax as early as August, it can take the ITC on the same only on receipt of the last installment। भले ही XYZ पेड अगस्त में ही कर दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ITC क्लेम करना है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता नवंबर में, तब तक आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फुल टैक्स पे कर दो आप, लेकिन अगर ITC क्लेम करना है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट XYZ को नहीं मिल जाता केमिकल का, तब तक आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे, जो कि आपको नवंबर को मिलेगा। तो इसीलिए जब लॉट में होता है, जब तक लास्ट लॉट अवेलेबल मिल जाता, रिसीव नहीं हो जाता, तब तक उसका आईटीसी क्लेम पॉसिबल नहीं है। टैक्स पेमेंट चलेगा सर, अर्ली करना, जितना अर्ली करना है कर दो, लेकिन अगर आईटीसी क्लेम करना है यू मस्ट रिसीव द लास्ट लॉट, तभी जाके आपको आईटीसी क्लेम होने को मिलेगा। हो जाएगा लो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। हेलो। नहीं सर। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इस तरह का भी बोलते हैं जो सेक्शन 37 के साथ भी पढ़ा जाता है। द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अलोंग विद टैक्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो सप्लायर को पे करेगा गुड्स का जो भी वैल्यू होता है, सर्विस का जो भी वैल्यू होता है, विद द टैक्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर, यानी रिसिपेंट को सप्लायर को पे कर देना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो, अगर कोई रिसिपेंट ये पेमेंट करने में फेलियर करता है, द कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट्स अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो क्रेडिट उसको अवेल हो रहा था वो उसका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, वो भी विद इंटरेस्ट। जो क्रेडिट मिल रहा था, आईटीसी जो क्लेम हो रहा था, आईटीसी क्लेम की जगह वो इंटरेस्ट के साथ 18% इंटरेस्ट के साथ will be paid at the rate 18% from the date of availing credit till the date when the amount added to the output tax liability। यानी जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होता है, क्योंकि आप 180 दिन बाद पेमेंट कर रहे हो। तो देरी करके अगर कोई पेमेंट करेगा तो आईटीसी क्लेम तो छोड़ो, उल्टा पेनल्टी लग जाएगा, वो भी विद इंटरेस्ट। याद रखना सर। However, once the recipient makes the payment of value of goods or serving along with tax, he will be entitled to avail the credit again without any time limit। जब एक बार पेमेंट कर देगा उसके बाद जो भी उसका क्रेडिट है वो अभी मिलेगा, नो इशू विद दैट। इन केस पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट वुड बी अलाउड। मानो पूरा पेमेंट नहीं किया, पार्ट पेमेंट किया, तो फिर पार्ट क्रेडिट अवेल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देरी करके करोगे, वो भी 180 दिन के बाद करोगे, तो फिर आपका ये क्रेडिट के जगह टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस कुछ चीजों के केस में अवेलेबल नहीं होगा, एक्सेप्शंस भी दिया है। दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस है, 3 सिचुएशंस बोला यहाँ पर, जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में जो हो रहा है उसमें अप्लाई नहीं होगा। डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में अप्लाई नहीं होगा।
an addition made to the value of supply on account of supplier's liability in relation to such supplies being incurred by the recipient of the supply, इस केस में नहीं होगा। अब चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा सर। ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट, कभी कभी होता है ना, प्रोडक्ट परचेस करते फिर क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, तो जो परचेजर है वो क्या बोलता है सप्लायर को कि भाई इसको मुझे रिटर्न करना है। तो ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट पीजेडपी लिमिटेड विथहेल्ड पेमेंट, मैंने पेमेंट को रोक के रखा, होल्ड कर दिया, विथहेल्ड पेमेंट ऑन ए मशीन सप्लाइड बाय ए वेंडर टिल इट कुड बी रेक्टिफाइड, जब तक ठीक नहीं कर देते हो मैं पेमेंट आपका रोक के रखूंगा, ठीक है। ओवर 180 डेज वेंट बाय इन दिस डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट चल रहा था इसमें 180 दिन कवर हो गया। The credit taken by PZP on the invoice got added to the output tax liability of PZP and thus it had to pay back the credit. Only after the vendor rectified the machine and PZP released the payments could PZP take the credit again. जब तक वो पूरा रिलीज नहीं हो जाता पेमेंट तब तक क्रेडिट वापस नहीं मिलेगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूं एक बार, आप बात को समझो। क्वालिटी डिस्प्यूट था, PZP लिमिटेड को पेमेंट करना था, ठीक है, मशीन सप्लाई जो उसका वेंडर ने उसको किया था, वेंडर माने सेलर, वेंडर माने सेलर या सप्लायर को वेंडर कहते हैं, ठीक है। तो सेलर या सप्लायर जिन्होंने मशीन सप्लाई किया था, क्वालिटी डिस्प्यूट के कारण पीजेडपी उसका पेमेंट को रोक के रखा और बोला कि जब तक आप मशीन ठीक नहीं कर देते हो, ठीक है, तब तक मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, 180 दिन चला गया, पीजेडपी पेमेंट अभी तक नहीं किया, ठीक है। अब क्रेडिट टेकन बाय पीजेडपी ऑन द इनवॉइस, अब देखो जब मुझे पीजेडपी ने मशीन परचेज किया है ना, तो पीजेडपी कौन है, रिसिपेंट है, माने परचेजर है ना। तो पीजेडपी रिसिपेंट है, परचेजर है, तो उसको मशीन जब वो परचेज करेगा तो मशीन परचेज पे जीएसटी पे करेगा, तो जीएसटी पे करेगा तो मशीन पे आईटीसी क्लेम होगा, लेकिन यहाँ पर तो पेमेंट होल्ड करके रखा है, पेमेंट तो अभी तक किया नहीं क्योंकि मशीन पे डिस्प्यूट है, तो इट कुड बी रेक्टिफाइड जब तक, और क्या बोलता है जब तक ये रेक्टिफाई नहीं हो जाता पेमेंट रिलीज नहीं होगा। ऐसा करते करते गवर्नमेंट का रूल है 180 दिन के बाद अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मशीन खराब है तो पीजेडपी भी अपने तरफ से ठीक कर रहा है ना, क्योंकि मशीन खराब है तो पेमेंट पूरा नहीं करेंगे, तो 180 दिन पास हो गया, चला गया। The credit taken by PZP on the invoice got added to the output tax liability of PZP. अब जो क्रेडिट उसने लिया था ना वो उसका आउटपुट टैक्स में चला ऐड हो गया, क्रेडिट की जगह आउटपुट टैक्स में ऐड हो गया, एंड thus it had to pay back the credit, तभी उसका क्रेडिट पे बैक होगा ओनली आफ्टर द वेंडर रेक्टिफाइड द मशीन। जैसे ही वेंडर रेक्टिफाई कर देगा पीजेडपी पेमेंट रिलीज कर देगा, उसका क्रेडिट वापस आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट केसेस है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पे इंटरेस्ट का मैटर नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्यूट है, बस प्रूव करना होगा कि ये डिस्प्यूट था। अगर आप प्रूव कर देते हो, डिस्प्यूट का कोई बिल जनरेट करके दिखाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपना क्लेम वापस ले सकते हो, मैंने पीजेडपी अपना क्लेम वापस ले सकता है, मैंने इनपुट क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो विथ इंटरेस्ट उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, जिसका रेट 18% है। तो वही बात यहां पर कर रहा है सर, ये जो बोला था ना, addition made to the value of supply on account of supplier's liability in relation to such supplies being incurred by the recipient of the supply, जो सप्लायर का काम है वो अगर रिसिपेंट को खुद करना पड़ रहा है तो ऐसे केसेस में भी ये 180 डेज का रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, रिवर्स चार्ज में भी नहीं हो पाएगा और डीम्ड सप्लाई में भी नहीं हो पाएगा। हो जाएगा जे 180 दिन का खेल क्लियर है। हाँ सर। फिर इसी तरह से पढ़ते रहना है तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट, इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड, सर ये क्या चीज है सर, ये बात आप लोग पीजीपीपी में भी पढ़े हो, इनकम टैक्स में जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं वहां पर पीजीपीपी चैप्टर होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें भी
इसका ही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने एक बार पढ़ा है। कहता है कि पर्सन टेकिंग द आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स माने मशीन्स, ठीक है। तो जब कोई मशीनरी टाइप का प्रोडक्ट परचेस होता है उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो जब कोई बंदा अपने बिजनेस के लिए मशीन परचेस करता है तो ऑब्वियसली मशीन के लिए जीएसटी पे करता है, प्लांट मशीनरी जो भी है। और उसके लिए अगर वो डिप्रिसिएशन क्लेम करता है टैक्स कंपोनेंट में, पीएल में, ठीक है। पीएल में क्या करते हैं हम लोग अकाउंट्स में, टू डिप्रिसिएशन बोल के क्लेम करते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। तो अगर आप डिप्रिसिएशन ऑन मशीन बोल के डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो टीजीबीपी में, तो उसमें आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, कोई भी एक मिलेगा सर, कोई भी एक मिलेगा। या तो जीएसटी में आईटीसी ले लो या फिर टीजीबीपी में डिप्रिसिएशन ले लो, क्योंकि दोनों बेनिफिट एक साथ एक ही गुड्स के पीछे नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ पर कर रहा है सर। In respect of tax paid on such item, dual benefit cannot be claimed under Income Tax Act 1961 and GST law simultaneously. In other words, either depreciation on tax component can be claimed under Income Tax Act or ITC of such tax paid can be availed under GST law. तो या तो GST law में क्लेम लो या फिर इनकम टैक्स में, जहां बेनिफिट ज्यादा मिले। थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है, जहां ठीक लगे। एक जगह मतलब दोनों जगह में बेनिफिट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, याद रखना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, कैपिटल गुड्स परचेज करने के टाइम पे अगर जीएसटी क्लेम कर लेते हो तो डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, और अगर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो तो जीएसटी क्लेम, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। बोझा कैसे? হ্যালো, সবাই বুঝতে পারছে তো, নাকি সব একদম মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, না মাথার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে? Yes, চলো sir. স্যার, বোঝা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে। सेक्शन 16(4) सर एक्चुअली टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी को अगर क्लेम करना है तो उसका एक टाइम लिमिट होता है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर of succeeding financial year or the date of filing of annual return whichever is earlier. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अगर आपको आईटीसी टाइम पे क्लेम करना है तो टाइम पे करना पड़ेगा। तो आईटीसी ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू ए फाइनेंशियल ईयर और अ डेबिट नोट issued in a financial year can be availed any time till the due date of filing of the return for the month of September of the succeeding financial year। मतलब नेक्स्ट ईयर सितंबर से पहले या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने, दोनों में से जो पहले होगा। एनुअल रिटर्न का जो डेट है कंपनी का और सितंबर का नेक्स्ट ईयर सितंबर, इनमें से जो पहले होगा। With respect to time limit to avail ITC, it may be noted that the return for the month of September is to be filed by 20th October. Normally सितंबर का रिटर्न फाइल 20th October होगा। एंड एनुअल रिटर्न ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 31st December होता है नेक्स्ट ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो द अपर टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इज 20th October, इसके बीच में है। सितंबर का रिटर्न फाइलिंग करना है अक्टूबर 20 के अंदर, और एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31st December के अंदर। तो अपर लिमिट फॉर टेकिंग द आईटीसी इज 20th October ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हेन नॉर्मली 31st December, व्हिचएवर इज अर्लियर। द अंडरलाइंग रीजनिंग फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन इज दैट नो चेंज इन, मैंने ये रेस्ट्रिक्शन क्यों दिया है, नो चेंज इन रिटर्न इज परमिटेड आफ्टर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। माने अगर आपको जीएसटी क्लेम में, आईटीसी क्लेम में कुछ भी चेंज करना हो, रिवाइज करना हो, आप नेक्स्ट ईयर सितंबर के अंदर कर लो, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द मंथ ऑफ सितंबर, अगर एनुअल रिटर्न सितंबर से पहले हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है, ठीक है, दैट लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रिअवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैज बीन रिवर्स्ड अर्लियर। अगर पहले रिवर्स हो चुका है तो फिर उसका रिअवेलेबल हो सकता है। एक एग्जांपल करने से आपको क्लैरिटी और मिल जाएगा। हरक्यूलिस मशीनरी,
ठीक है, हरक्यूलिस मशीनरी डिलीवर्ड अ मशीन टू XYZ इन द मंथ ऑफ जनवरी, इनवॉइस का नंबर 49 20 जनवरी 2021 फॉर 4,15,000 प्लस GST, जो भी रेट है, and undertook trial runs and calibration of the machine as per the requirement of XYZ. 4,50,000 plus GST and undertook trial runs and calibration of the machine as per the requirement of XYZ. ठीक है, amount chargeable for the post delivery activity was covered in a debit note raised in the month of April 2021 for 50,000 plus GST. डिलीवरी के बाद जो कुछ भी किया उसके लिए एक डेबिट नोट रेज किया मंथ ऑफ अप्रैल में, ठीक है, 2021 में 50,000 और GST लगाया. XYZ did not file its annual return till the month of October. XYZ अभी तक अक्टूबर तक उसका रिटर्न फाइलिंग नहीं किया एनुअल रिटर्न. टाइम लिमिट टू अवेल ITC in respect of tax paid on supply of invoice number 49 would be 20th October 2021. तो इसका टाइम लिमिट क्या है? 20 अक्टूबर 2021 के अंदर उसको जो भी ITC क्लेम करना है क्लेम करना. क्योंकि डेबिट नोट इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC अवेलेबल ऑन 50,000, ये जो 50,000 बाद में हुआ है ना, वो 20 अक्टूबर 2022 तक का टाइम है. अगर तुमको इसका ITC क्लेम करना है तो नेक्स्ट ईयर 20 अक्टूबर 2022 के अंदर आप 50,000 का ITC भी क्लेम कर सकते हो. अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. इनमें से क्या चलता है? या तो सितंबर या तो रिटर्न फाइलिंग का डेट, दोनों में से जो पहले होगा. तो नॉर्मली आपका लास्ट फाइनल डेट है 20 अक्टूबर. इसके अंदर अगर आप 50,000 का क्लेम करना चाहते हो तो कर सकते हो. क्योंकि सर नॉर्मली आपका जो नॉर्मल बिल है वो 4,15,000 प्लस GST का 28 जनवरी को हो चुका था, जो मशीन डिलीवरी का था. पर पोस्ट डिलीवरी कंपनी ने जो भी सर्विस XYZ को दिया उसके लिए हरक्यूलिस ने 50,000 का प्लस GST चार्ज किया. कंपनी ने अभी तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया हरक्यूलिस ने. तो अगर उसको ITC क्लेम करना है और ये 50,000 का ITC भी क्लेम करना है तो उसके पास मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? मैक्सिमम टाइम लिमिट है नेक्स्ट ईयर 20 अक्टूबर तक. इसका नियम जो है वो बता रहा आपको मैं बार बार. अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सितंबर मंथ का रिटर्न मेनली 20 अक्टूबर के अंदर होता है. ठीक है, सितंबर का रिटर्न नॉर्मली 20 अक्टूबर का होता है, इसीलिए रिटर्न फाइलिंग और 20 अक्टूबर दोनों में से जो पहले होगा, दोनों में से जो पहले होगा. अच्छा, नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या होता है? 31 दिसंबर होता है. ठीक है, इस साल का रिटर्न फाइलिंग नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर के अंदर होता है. तो 31 दिसंबर और 20 अक्टूबर में कौन पहले होता है? हाँ सर, 31 दिसंबर 20 अक्टूबर में 20 अक्टूबर ही पहले होता है. तो ऑलवेज 20 अक्टूबर इज द लास्ट डेट. अगर उससे पहले का कोई डेट हो जाए तो वो भी हो सकता है, बट 20 अक्टूबर इज द अपर टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC. इसके बाद अगर आप कुछ भी क्लेम करना चाहते हो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर तो क्लेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल हो जाएगा तो क्लेम करना मुश्किल हो सकता है. सर हो जाएगा चे? हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर. यस सर. तो इसी तरह से सेक्शन 16 को मैंने पूरा कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया. अब नेक्स्ट क्लास मैं आपको ब्लॉक क्रेडिट बताऊंगा. सर ब्लॉक क्रेडिट क्या है? सर ब्लॉक क्रेडिट एक्चुअली गवर्नमेंट ने ना कुछ क्रेडिट को पहले से ही ब्लॉक रखा है कि कुछ भी कर लो भाई क्रेडिट क्लेम ही नहीं हो पाएगा. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है कुछ इस तरह का जहां पर क्रेडिट ब्लॉक किया गया है. तो कौन से चीज में क्रेडिट ब्लॉक है इसका पूरा लिस्ट है जो मुझे आपको पढ़ के सुनाना है और समझाना है रियल लाइफ कनेक्शन के साथ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17, ठीक है, एंड फिर सेक्शन 18 भी है स्पेशल क्रेडिट, स्पेशल क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट दिन करा के ITC का जो प्रोविजन है वो कंप्लीट कर दूंगा. प्रैक्टिकल डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया ऑफलाइन में. ठीक है, बस प्रोविजन डिस्कशन करना था वो मैं कर रहा हूँ. ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है सर, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट वीक. थैंक यू सर, गुड नाइट.
गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू।